Hello guys, greetings to all. Today we are going to take chapter 4 of the history the Mughal Empire. In earlier chapters, we have already studied about new kings and kingdom in which we have taken Pal, Pratihars, Rashtrakutas, Chalukyas and other dynasties. And in third chapter we taking दिल्ली सल्तनत जो था मेडिएवल पीरियड का उसके बारे में पढ़ा था हमने, जिसके अंदर हमने खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी पढ़े थे। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर जो है उसको लेंगे हम। मुगल एम्पायर के अंदर जो डिफरेंट रूलर्स जो थे, बाबर जो है वो फाउंडर था मुगल एम्पायर का, उससे लेके औरंगजेब तक पढ़ेंगे हम, जो कि सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड एम्पायर था। और साथ ही साथ में हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे। तो जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, तो जो मुगल जो एम्पायर है वो कैसे स्टार्ट होता है उसमें देखेंगे हम कि जो सबसे पहली बैटल जो थी पानीपत के अंदर वो स्टार्ट होती है जब जो, और वहीं से जो है ग्रेट मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट होता है। क्योंकि जो पानीपत की जो बैटल है उसके अंदर जो सबसे लास्ट रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का, उसको डिफीट कर इब्राहिम लोधी को जो है बाबर डिफीट करता है। और उसको डिफीट करने के साथ में ही मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होता है। जो मुगल जो है वो तुर्की मंगोल ओरिजिन के होते हैं, यानी इनके जो एंसेस्टर जो हैं वो तुर्की और मंगोल दोनों के मिक्स होते हैं। इनका जो रूल है वो अर्ली 16 सेंचुरी से लेके मिड 18 सेंचुरी तक चलता है। सो द फर्स्ट रूलर एंड द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बाबर। बाबर जो है उसका पूरा नेम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि तुर्की कॉन्करर तैमूर का जो है डिसेंडेंट था उसकी फादर की साइड से। और मंगोल रूलर जंगीज़ खान जो है वो उसकी मदर साइड से था। उसके जो एंसेस्ट्रल किंगडम था, यानी उसका जो पुराना या उसका पुश्तैनी जो राज्य था वो था फरगाना, जो कि एक छोटा सा रीजन था सेंट्रल एशिया के अंदर। बाबर जो है उसने अपने फादर को बहुत अर्ली एज के अंदर लॉस कर दिया था और बहुत जल्दी जो है वो फरगाना का रूलर बन गया। लेकिन वहाँ के जो उज़्बेक्स थे, यानी जो कबीले थे, एक कबीलाई ट्राइब है उज़्बेक, उन्होंने जो है बहुत जल्दी ही उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया, भगा दिया वहाँ से। लेकिन उसने जो है गेव अप नहीं किया, यानी जो विरोध जो था उन विरोध का भी सामना किया उसने। उन सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने की वजह से वो जो है काफ़ी ग्रेट करेज और डिटर्मिनेशन से उसने इनका सामना किया। और उसी की वजह से कुछ ही दिनों में बाबर जो है वो काबुल का रूलर बना अफ़गानिस्तान के अंदर। और उसके बाद में वो इंडिया की तरफ जो है बढ़ा, क्योंकि वो जो है अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहता था, यानी उसका जो क्षेत्र है वो उसको जितना ज़्यादा है बढ़ाना चाहता था। इसलिए क्योंकि बाबर जो है वो फरगना का रूलर था जहाँ से कि उसको भगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद में उसने अपना जो साहस और हौसला है उसको छोड़ा नहीं, और उसकी मदद से ही वो काबुल का रूलर बना। और काबुल का रूलर बनने के बाद में उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते हुए इंडिया की तरफ आना स्टार्ट किया। जो ये ग्रीन एरिया है ये बाबर का एक्सटेंट है एम्पायर का, यानी इन सारे एरियाज पे जो है बाबर का डायरेक्ट कंट्रोल था। तो अब जबकि वो काबुल का रूलर बन चुका था, तो वहाँ से जो है हम लोग पढ़ेंगे कि उसने कैसे एक नया जो एम्पायर है उसको फाउंड किया, यानी उसका फाउंडेशन जो है किस तरीके से किया उसने। तो जो 16 सेंचुरी थी इंडिया की, इसके अंदर इंडिया जो है उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और बहुत केओस था। यानी क्योंकि जो डायनेस्टीज जो थी वो आपस में काफ़ी एक दूसरे के साथ में लड़ाई में थी। पॉलिटिकल जो है वो अनस्टेबल थी इंडिया, क्योंकि कोई एक जो है डायनेस्टी वो दिल्ली से डायरेक्ट रूल नहीं कर पा रही थी सारे के जो है एंटायर इंडिया के ऊपर। जो भी पावर्स थी रीजनल पावर वो कई सारी बैटल्स के अंदर इंगेज थी। और जो दिल्ली सल्तनत जो है वो भी अपनी कैपिटल और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है एडजेसेंट एरियाज़ के अंदर थी। जो प्रोविशनल गवर्नर्स थे वो वेट कर रहे थे कि भाई कोई रेवोल्ट का चांस जो है उनको मिल जाए सुल्तान के खिलाफ, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर सके। इब्राहिम लोदी जो कि उस वक्त सुल्तान था बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर था, यानी उसको जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते थे लोग। तो जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि भाई आप इंडिया आइए और इब्राहिम लोदी को ओवरथ्रो कर दीजिए। बाबर जो है उसने इस मौके का जो है फ़ायदा उठाया और सिचुएशन को देखते हुए उसने सीधा इंडिया की तरफ मार्च किया अपनी आर्मी के साथ में। 1524 के अंदर बाबर जो है वो इंडस रिवर को क्रॉस करके पंजाब आया और पंजाब को कैप्चर कर लिया। उसके बाद में वो दोबारा जो है काबुल चला गया ताकि अपनी जो आर्मी है उसको रीऑर्गेनाइज कर सके एक बड़े एक्सपीडिशन के लिए, क्योंकि वो जो है पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, जिसके लिए उसको आर्मी जो है वो भी काफ़ी बड़ी चाहिए थी। तो इस वजह से वो दोबारा काबुल जाता है, अपनी आर्मी को जो रीऑर्गेनाइज करता है और दोबारा इंडिया रिटर्न करता है 1526 में।
जो दौलत खान लोधी है उसको हराने के बाद में वो मार्च करता है दिल्ली की तरफ। इब्राहिम लोधी जो है उसके साथ में एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ में जो है पानीपत का जो प्लेन है वहाँ पे दोनों मीट करते हैं। बाबर की जो आर्मी जो थी वो काफ़ी, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर आदमियों के हिसाब से देखो तो कम थी इब्राहिम लोधी की आर्मी की से। लेकिन जो बाबर जो है उसने एक सिंगल डे के अंदर जो है कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को। उसका रीज़न ये था कि जो बाबर जो है उसकी आर्मी के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, मशीनरीज टाइप के थे। और साथ ही साथ में बाबर जो है वो एक ही नारा देता था, वो था जिहाद। यानी आपको जो है अगर ये लड़ाई जो लड़ रहे हो आप, ये लड़ रहे हो अल्लाह के लिए। तो इस वजह से जो है उसके सैनिक काफ़ी ज़्यादा जोश से लड़ते थे। जो फर्स्ट बैटल है पानीपत का वो बिगिनिंग है जहाँ से कि इंडिया के अंदर जो है मुग़ल रूल जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन मुग़ल रूल स्टार्ट होने के बाद में भी बाबर को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा ताकि वो अपने आप को जो एक सोवर्जियन रूलर जो है वो डिक्लेयर कर सके। उससे पहले उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसके अंदर ये था कि एक चैलेंज जो था सबसे बड़ा वो था राजपूत का। राजपूत जो है उनके लीडर थे राणा सांगा। तो उन्होंने जो है राणा सांगा और दूसरे जो थे वो थे एम्बिशियस अफगान। जो अफगान जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, उनकी भी इच्छा थी दिल्ली के ऊपर कंट्रोल करने की। तो ये जो है दो मेजर थ्रेट थी जिनकी वजह से बाबर जो है वो अपने आप को एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं बना पा रहा था। और उसका जो विज़न था कि भाई इंडिया के अंदर एक न्यू एम्पायर को फाउंड करना, उसको जो है उसके लिए उसको थोड़ा सामना करना पड़ रहा था। तो बाबर जो है उसने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी इन दोनों पावर्स के खिलाफ। तो 1527 के अंदर जो राणा सांगा थे मेवाड़ के, उन्होंने जितने भी राजपूत चीफ थे उन सबको जो है यूनाइट किया और एक जो है चैलेंज किया बाबर को। बाबर और राणा सांगा दोनों की आर्मी जो है खानवा, जो कि आगरा के पास में एक विलेज है, वहाँ पे भिड़ी। ये जो बैटल है इसके अंदर राणा सांगा की हार हुई। और राणा सांगा की हार होते ही जो बाबर जो है वो एकमात्र जो है रूलर बन गया इंडिया के अंदर जिसका दिल्ली आगरा रीजन के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। राजपूत जो है उनके हारते ही जो सबसे बड़ा जो मुग़ल रूल को जो था थ्रेट वो ख़त्म हो गया। और इसी के साथ में जो है बाबर ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया मुग़ल एम्पायर का। और बाबर जो है उसने उसके बाद में भी बहुत सारे फोर्ट्स जो है उनको कैप्चर किया, जैसे ग्वालियर, धौलपुर, अलवर। दूसरा जो ग्रुप था राजपूत का वो था मेदिनी राय के अंडर। मेदिनी राय जो है वो चंदेरी का रूलर था 1528 के अंदर। बाबर जो है वो मार्च करता है मेदिनी राय की जो आर्मी थी उससे लड़ने के लिए, और जो है चंदेरी को जीतता है और जीत के कैप्चर करके उसको सीज़ कर देता है। जो बैटल ऑफ चंदेरी जो है उसमें जैसे ही राजपूत हारते हैं उनकी पावर जो है वो कम्प्लीटली क्रश हो जाती है। यानी अब जो है राजपूतों में इतनी क्षमता है, इतनी पावर नहीं बचती है कि वो दोबारा जो बाबर है उसका विरोध कर सके या उसका रेवोल्ट कर सके। जो अफ़गान जो है वो दूसरा चैलेंज थे बाबर की अथॉरिटी के लिए। जो अफ़गान रूलर्स थे उन्होंने बिहार और बंगाल में रिवेल कर दिया दिल्ली के खिलाफ। यानी दिल्ली जो है में जो बाबर था उसके खिलाफ जो है बिहार और बंगाल के अंदर रिवेल किया 1529 में। तो एक बैटल होती है बैटल ऑफ घाघरा, जिसके अंदर बाबर जो है वो अफगान जो फोर्सेस थी, कंबाइंड फोर्सेस थी, नुसरत शाह जो कि बंगाल का रूलर था उसको हरा देता है। जो अफगान पावर जो है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती, लेकिन बाबर जो है वो किसी तरीके से इन दोनों को कंट्रोल करने में मैनेज कर लेता है। बाबर जो है वो स्किलफुल जनरल था और साथ ही साथ में काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट था। यानी वो जो है अपने जो एनिमीज थे उनको कंट्रोल में रखना जानता था। उसने लोधीस, राजपूत, अफगान इन सबको हराया था, जबकि उसके पास में बहुत स्मॉलर आर्मीज थी इन लोगों के मुकाबले। जो उसका जो टाइम पीरियड था 4 ईयर्स का, उसके अंदर ही उसने इंडिया में बहुत बड़ा अपना एम्पायर जो है इस्टेब्लिश कर लिया। उसकी जब डेथ होती है तो जो मुग़ल एम्पायर जो है वो काबुल से लेके बिहार तक जो है एक्सटेंड करता है और हिमालय से लेके ग्वालियर साउथ तक इतना बड़ा एम्पायर जो है वो उस वक्त तक उसके कंट्रोल में होता है। जो ऑर्डर इतना बड़ा एम्पायर है उसको सिक्योर करने के लिए बाबर जो है वो बहुत सारी फाइट्स के अंदर इंगेज रहता है। इन सब रीज़न की वजह से वो जो है एम्पायर को कंसोलिडेट यानी एक साथ नहीं रख सकता है और ना ही कोई वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना सकता है। लेकिन उसने जो है अपना कैरेक्टर काफ़ी जो है स्ट्रेंथ वाला बनाया कि भाई वो जो है किसी के दबाव में नहीं आता था और ना ही जो उलेमा जो हैं वो उसके मैटर्स के अंदर इंटरफेयर कर सकते थे। वो जो भी चीज़ करता था सब अपनी खुद की सोच से करता था। तो ये बाबर जो है वो किस तरीके से इंडिया में आता है, इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का सुल्तान है उसको हराता है। हराने के बाद में जो है उसको जो दो थ्रेट होती है अफगान रूलर्स की और राजपूत की, दोनों थ्रेट्स को जो है किस तरीके से वो क्रश करता है और इंडिया के अंदर मुग़ल एम्पायर को
फाउंड करता है। नेक्स्ट जो रूलर है वो है हुमायूं। हुमायूं जो है उसका पूरा नेम होता है नजरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो कि बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा होता है और जो बाबर के बाद में उसकी थ्रोन को सक्सीड करता है 1530 के अंदर। जो एम्पायर जो है उसको मिलता है इतना बड़ा वास्ट एम्पायर, वो एम्पायर जो है बहुत लूजली नीट होता है, यानी जो है आपस में मिला हुआ नहीं होता, काफ़ी बिखरा हुआ एम्पायर जो है उसको मिलता है। और साथ ही साथ में हुमायूं जो है वो दूरदर्शी नहीं होता, फोर साइड, यानी वो दूर की सोच नहीं रखता, और उसकी जो मिलिट्री एबिलिटीज़ है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती अपने फादर की जैसी। तो जब बाबर जो है हुमायूं जो है वो रूलिंग स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, जिसके अंदर अफगान जो है उनका जो पावर ग्रो होता है ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वो सबसे बड़ी जो है थ्रेट होती है उसके लिए। बाबर ने भले ही उनको जो है वो हरा दिया हो गागरा की बैटल में, लेकिन अफगान जो उन्होंने अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज किया बिहार और बंगाल में, और उनका जो लीडर था शेर खान, वो सबसे बड़ी सुप्रीम थ्रेट था मुगल एम्पायर के लिए। बहादुर शाह जो कि उस वक्त गुजरात और मालवा का रूलर था, वो भी एक काफ़ी फॉर्मिडेबल पावर के रूप में इमर्ज हो रहा था, और वो भी जो है दिल्ली का थ्रोन कैप्चर करना चाह रहा था। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो था हुमायूं के लिए वो ये था कि जो शेर खान जो था उसके चैलेंजेस को फेस करना, जो कि ईस्टर्न लीडर इंडिया के अंदर अफगान लीडर था, और साथ ही साथ में बहादुर शाह जो कि रूलर था गुजरात का। और सेम टाइम पे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी गुजरात और बंगाल के बीच में, तो ये लगभग इम्पॉसिबल था कि भाई वो दोनों जगह जो है एक साथ चला जाए या एक साथ जो है दोनों जगह की आर्मीज़ को हरा दे। तो और साथ ही साथ में हुमायूं जो है वो काफ़ी ग्रेट स्ट्रेटजिस्ट भी नहीं था अपनी फादर की तरह, तो उसकी इन जो इसकी जो उसकी कमियां थी, इन कमियों का जो है उसके अपोनेंट्स जो थे उन्होंने पूरा एडवांटेज लिया, और साथ ही साथ में उसकी जो स्ट्रेटजीज जो थी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकी। हुमायूं जो है तो हुमायूं जो है वो अफगान्स को अपना सबसे बड़ा जो है एनिमी मानता था, या सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्ट चैलेंज जो था वो अफगान्स थे जो कि शेर खान की लीडरशिप में थे। तो जो है हुमायूं वो अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन स्टार्ट करता है 1532 में, और वो सबसे पहले जाता है बैटल ऑफ दादरा के अंदर, जिसके अंदर जो अफगान फोर्सेस हैं उनको वो हरा देता है, और उसके बाद में जो चुनार फोर्ट है उसको सीज कर देता है, जो कि शेर खान का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। अब क्योंकि जो चुनार फोर्ट है उस पर हुमायूं जो है वो कब्जा कर लेता है, तो शेर खान जो है वो ये वादा करता है कि भाई मैं जो है मुगल्स के लिए जो है वफादार रहूँगा, तो आप मेरा जो ये किला है ये मेरे को वापस दे दो। तो ये चीज़ हो जाती है। इसी टाइम में क्या होता है कि जो गुजरात जो है वो भी एक चैलेंज जो है वो इमर्ज करता है, और तो अब जो हुमायूं जो है उसको कहाँ जाना पड़ता है, गुजरात, बहादुर शाह के खिलाफ। तो जब मुगल आर्मी जो है वो गुजरात रीच करती है तो बहादुर शाह जो है बिना किसी विरोध के वहाँ से भाग जाता है। तो हुमायूं जो है वो इजीली, बहुत इजीली गुजरात और मालवा को कैप्चर कर लेता है, लेकिन क्योंकि अब हुमायूं जो है वो दिल्ली से गुजरात गया हुआ होता है, तो इस जो मौका है इस मौके का एडवांटेज लेता है शेर खान, और वो जो है इस मौके का फ़ायदा उठा के वो जो है बंगाल के अंदर इन्वेट करता है, यानी जो और उसकी जो कैपिटल थी गौर उसको कैप्चर कर लेता है। जैसे ही हुमायूं को पता चलता है कि भाई यार बाबर जो शेर खान जो है उसने अपनी कैपिटल को जो है रिकैप्चर कर लिया है, तो वो कहाँ पे मार्च करता है, बंगाल की तरफ। और इसी मौके का फिर जो है बहादुर शाह यूटिलाइज करता है, और वो फिर से गुजरात और मालवा को रिकैप्चर कर लेता है। मतलब ये चीज़ हो रही होती है कि हुमायूं जो है वो गुजरात की तरफ जाता है, तो बंगाल वाले जो हैं वो बंगाल को रिकैप्चर कर लेते हैं, वो बंगाल की तरफ मूव करता है तो गुजरात वाले गुजरात को रिकैप्चर कर लेते हैं। तो इसी चीज़ में बीच में फंस चुका था हुमायूं उस वक्त। अब हुमायूं जो है वो गौर जो कि कैपिटल थी शेर खान की वहाँ पहुँचता है, उससे पहले शेर खान जो है वो सिटी छोड़ के चला जाता है बिहार वापस, और अपने साथ में बहुत सारा धन जो है जो कि उसने लूटा था वहाँ से वो लेके चला जाता है। तो हुमायूं जो है वो उसको वापस गौर जो है वो मिल जाता है। तो इस सब रीज़न की वजह से, क्योंकि हुमायूं को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग जो है मेरे से डर के भाग जाते हैं करते हैं, इन रीज़न की वजह से जो है हुमायूं अपनी लाइफ जो है वो लग्जरी जीता, मतलब बहुत ऐशो आराम से शानो शौकत से जो है ज़िंदगी वो जीने लग जाता है। हुमायूं जो है वो अपनी कैपिटल से कई महीनों तक दूर रहता है, और इसी चीज़ के बीच में जो उसका ब्रदर होता है हिंदल, वो आगरा आ जाता है, और वो अपने आप को जो है डिक्लेयर कर देता है कि भाई अब से मैं राजा हूँ। यानी हुमायूं जो है वो अपनी कैपिटल से दूर बंगाल के अंदर रह के ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है। उसी टाइम में उसका जो ब्रदर है हिंदल, वो आगरा आता है, और वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि भाई अब से मुगल एम्पायर का रूलर मैं हूँ। नेक्स्ट है हमारा बैटल्स विद शेर शाह। अब उसमें क्या होता है कि हुमायूं जो है उसको जब पता चलता है कि भाई हिंदल जो है उसने अपने आप को मुगल एम्पायर डिक्लेयर कर दिया है, तो वो मार्च करता है हिंदल के खिलाफ। उसी टाइम पे शेर खान जो है वो भी चैलेंज कर देता है,
और वो चैलेंज करके क्या करता है कि जो कम्युनिकेशन होता है बेंगलोर और आगरा के बीच में उसको काट देता है, जिसकी वजह से हुमायूं जो है उसको वेट करना पड़ता है अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए। और 1539 में जब वो चैलेंज करता है शेर खान, तो शेर खान जो है वो चौसा की बैटल के अंदर उसको डिफीट कर देता है और मुग़ल आर्मी जो है उसको भागने पे मजबूर कर देता है। और जो हुमायूं है वो खुद भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग पाता है। जब आगरा पहुँचता है हुमायूं, अब हुमायूं जो है वो वहाँ से भाग के जब आगरा पहुँचता है तो अपनी आर्मी जो है उसको रेज करता है। और दूसरी तरफ जो शेर खान है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपना जो सक्सेस था, उसको जो सक्सेस मिली थी मुग़ल से खिलाफ उसकी वजह से, और वो भी जो है मिलिट्री प्रिपरेशन करता है एक और बार, क्योंकि दोनों में जो है वन मोर टाइम फेस होने वाला होता है। तो हुमायूं जो है वो भी अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करता है और शेर खान जो है वो भी अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करता है। तो 1540 के अंदर बैटल ऑफ कन्नौज होती है, जिसके अंदर मुग़ल आर्मी जो है वो बहुत बुरी तरीके से हारती है। और मुग़ल आर्मी के हारने के साथ में शेर खान जो है वो दिल्ली और आगरा का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और मुग़ल जो रूल है वो रिप्लेस हो जाता है अफ़गान रूल से। और शेर खान जो है वो टाइटल ले लेता है शेर शाह और अपनी जो है एक नई डायनेस्टी फाउंड करता है जिसको बोलते हैं सूर डायनेस्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाइल एंड रिटर्न। एग्जाइल एंड रिटर्न यानी जो हुमायूं जो है वो जब हार जाता है कन्नौज की बैटल में, तो उसके बाद में वो किस तरीके का अपना जीवन जीता है और वो जीवन जीने के बाद में वो वापस कब रिटर्न करके जो है मुग़ल एम्पायर को दोबारा अपने हाथों में लेता है। अब कन्नौज की बैटल में हारने के बाद में जो हुमायूं जो है वो अपने 15 साल तक एग्जाइल में गुजारता है। एग्जाइल यानी घर से दूर भटकते हुए गुजारता है। वो शेल्टर की तलाश में अपने ब्रदर्स के पास में रहता है, लेकिन उसके ब्रदर्स जो हैं वो उसको पीठ दिखा देते हैं या फिर उसको जो है मना कर देते हैं एक तरीके से। उसके बाद में वो पर्शिया चला जाता है और वहाँ का जो रूलर है सफ़वीद रूलर तमशिप फर्स्ट, उसकी मदद से जो है वो काबुल और कंधार जो दो जगह होती है उनको कैप्चर करता है। इन दोनों जगह का रूलर जो है उसका अपना ब्रदर होता है कामरान, जो जिनको हराने के बाद में, लेकिन हुमायूं जो है वो काबुल और कंधार को रिकवर करने के बाद, काबुल और कंधार को जीतने के बाद में कभी भी दिल्ली और आगरा को जीतने की कोशिश नहीं करता था जब तक कि शेर शाह जो है वो थ्रोन के ऊपर बैठा होता है। जब शेर शाह की डेथ होती है 1545 में और जो सूर डायनेस्टी है वो ड्यूंडल हो जाती है। ड्यूंडल यानी वो जो है असमंजस की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेंट रूलर जो है वो नहीं बचता है उस वक्त, कोई भी कॉम्पिटेंट सक्सेसर जो है वो नहीं बच पाता है। तो हुमायूं जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है और मुग़ल एम्पायर को रीस्टेब्लिश करता है 1555 सेंचुरी में। इससे पहले कि वो जो है अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाए, उसकी जो है एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है अपनी खुद की लाइब्रेरी में गिरने की वजह से 1556 में। तो नेक्स्ट जो है वो है शेर शाह सूरी, जो कि सूर डायनेस्टी का फाउंडर था, जिसने हुमायूं को हराया और हुमायूं को हरा के मुग़ल डायनेस्टी को रिप्लेस करके सूर डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश की थी इंडिया के अंदर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। शेर शाह सूरी जो है वो एक छोटे से ज़मींदार का बेटा था सासाराम बिहार के अंदर। उसका ओरिजिनल नेम जो है वो फरीद खान था। जो शेर खान नाम जो है वो ऐसा माना जाता है कि उसने जब एक टाइगर को जो है अकेले ही मार दिया तब उसको नाम दिया गया शेर खान। जो शेर खान जो है वो बहुत एम्बिशियस था, यानी बहुत महत्वाकांक्षी था, और इसकी वजह से उसने जो है मुग़ल आर्मी को ज्वाइन किया। जब बाबर इंडिया आया था तब उसने जो है बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी थी मुग़ल वारफेयर की, यानी जो लड़ाइयाँ जो थी बाबर की जो आर्मी की स्ट्रेटजीज थी वो बहुत सारी सीखी थी जब उसने बाबर की आर्मी को ज्वाइन किया था तब। जब बाबर की डेथ हो जाती है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसको जो है वो अपने फेवर के अंदर चेंज करता है और बिहार और बंगाल के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जो बैटल ऑफ कन्नौज है उसके अंदर हुमायूं को हराने के बाद में वो इंडिया के अंदर अपना सेकंड अफगान रूल जो है वो इस्टेब्लिश करता है। और साथ ही साथ में उसने बहुत सारे जो रीजन है जिसमें मालवा, ग्वालियर और राजपूताना है उनको एनेक्स कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। 1545 में जब वो मर जाता है एक एक्सीडेंट के अंदर, जिसके अंदर की जो गन पाउडर जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है जबकि वो अपने किले पे होता है कलिंजर पे, तब उसकी डेथ हो जाती है। उसको जो है सासाराम के अंदर बरी किया हुआ है। उसकी टॉम का ये पिक्चर है शेर शाह सूरी का। उसका जो बहुत छोटा जो रूल पीरियड था, जो कि रूलिंग पीरियड था, वो बहुत शॉर्ट स्पान था, लेकिन उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं किया बल्कि उसको जो है कंसोलिडेट किया, यानी जो सीमा जो थी राज्य की उसको बढ़ाने की बजाय पूरे राज्य को जो है उसने एक साथ एक मुट्ठी में करने की कोशिश की। उसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि भाई न तो वो अच्छा जनरल, न वो एक बड़ा विजेता, बल्कि उसकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो ये थी कि वो एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने जो है एक नेटवर्क बनाया था रोड्स का जिसको सड़क आज़म बोलते थे, जिसको जो है हम लोग आज ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। उसके अलावा उसने नए कॉइन्स जो है वो भी इशू किए थे,
गोल्ड कॉइन्स जो है उनको मोहर कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स को रुपया और कॉपर कॉइन्स को दाम बोलते थे। जो रुपया जो है वो स्टैंडर्ड करेंसी जो है उसके अंदर चलता रहा मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में भी। यानी उसकी जो है स्किल जो है वो ये नहीं था कि भाई वो अच्छा जनरल या अच्छा विजेता ना हो, कि वो जो है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी थी वो काफ़ी बेटर थी। उसको जो है रोड्स बनाए थे उसने, सड़क आज़म। उसके अलावा जो कॉइन्स जो है वो इश्यूड किए थे उसने। एडमिनिस्ट्रेशन में जो उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में था वो ये था कि उसका रेवेन्यू सिस्टम, उसने जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स किए टैक्स के अंदर। जो टैक्स का जो डिटर्मिनेशन और कलेक्शन था उसके अंदर उसने बहुत सारे चेंजेस किए। जो लैंड जो है उसको असेसमेंट करने के लिए उसने जो है नए सेटअप किए। जितनी भी कल्टिवेबल लैंड थी उसको मेज़र करके कैटेगराइज किया गया कि भाई गुड, एवरेज और पुअर, यानी कौन सी ज़मीन जो है कितनी उपजाऊ है या कितनी फसल उस पर होती है, इसके हिसाब से उसने ज़मीन को जो है 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। और उस डिवाइडेशन के हिसाब से उसने जो है ये मेज़र किया कि भाई इतना जो है टैक्स इस ज़मीन के ऊपर या इतना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होगा। जो 1/3 जो था प्रोड्यूस का उसको फिक्स कर दिया गया रेवेन्यू के रूप में। पीजेंट जो है वो टैक्स दे कैश के अंदर भी पे कर सकते थे या फिर और भी दूसरे तरीक़ों से जो है वो टैक्स को पे कर सकते थे। टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन जो असेसमेंट था वो बहुत lenient था। यानी अगर पेमाइन या फ्लड ऐसी कोई चीज़ होती थी तो जो शेड साहब जो है वो किसानों का टैक्स जो है वो माफ़ भी कर देता था या उनको जो है थोड़ी राहत भी दे देता था, साथ ही साथ उनको लोन भी देता था। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से शेर शाह सूरी जो है उसको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। इन नेक्स्ट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टेक अदर मुगल एम्पायर्स लाइक अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। थैंक्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट हियर। थैंक यू।